बजट अच्छा था, बुरा था, जैसा भी था, ये राजनीतिक विश्लेषण हमें नहीं करना है, ठीक है ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल नॉवल शिक्षा पे। दोस्तों, इस वर्ष आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस अवसर पर इस वर्ष वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, कह सकते हैं कि जब हम आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे तो उस वर्ष देश को आर्थिक स्वावलंबन का एक उपहार होगा जो इस बजट में प्रस्तुत किया गया है। यह बजट अच्छा है या बुरा है, इस पर हमें फोकस नहीं करनी है। हमें उन मुद्दों पर ध्यान देना है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए उपयोगी है। सरकार ने क्या घोषणाएं की, इनमें क्या क्या मुख्य बातें, उन्हीं मुद्दों पर हमें ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। हमारा मुख्य मकसद एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इस संपूर्ण बजट का अवलोकन करना है और कुछ भी नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यकाल का यह चौथा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का यह 10वां बजट है। चलिए इस बजट से संबंधित जो भी प्रमुख बातें हैं, जो तथ्य हैं, उन पर हम लोग ध्यान देते हैं। दोस्तों, कोरोना काल के बाद 2021-22 में अर्थव्यवस्था में तीव्र पुनरुद्धार आया है। अतः इस वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 9.2% रहने का अनुमान बजट में लगाया गया है। याद रखें कि ये जो फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष है 2021-22 का, ये 31 मार्च को समाप्त होने वाली है। इसलिए सरकार के द्वारा ये जो घोषणा की गई है कि इस वर्ष यानी 2021-22 के वित्तीय वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 9.2% होगी। बजट के अनुसार 2021-22 में राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट 6.9% रही है, जबकि आगामी वर्ष में यानी 2022-23 में यह 6.4% रहने का अनुमान है। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है, आइए इसे पहले जानते हैं। दोस्तों, जब कमाई कम हो और खर्च अधिक हो तो सरकार को घाटे में माना जाता है और यही अंतर फिजिकल डेफिसिट राजकोषीय घाटा कहलाती है। दूसरी ओर यदि कमाई अधिक हो और उस रेशियो में खर्च कम हो, इसे हम राजकोषीय मुनाफा फिजिकल सरप्लस कहते हैं। सरकार की घोषणा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल व्यय 39.45 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, जबकि कर्ज के अलावा कुल प्राप्ति मात्र 22.84 लाख करोड़ रुपए ही रहने का अनुमान है। दूसरी ओर आयकर दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं और ये पूर्ववत ही बने रहेंगे। दोस्तों, अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा 65,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष जो 2021-22 की है, इसमें विनिवेश लक्ष्य को जो पहले 1.75 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे, उसे घटाकर अब 78,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दोस्तों, सरकार पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से 2019-20, 2020-21 और अब 2021-22 लगातार जो डिसइन्वेस्टमेंट के लिए लक्ष्य निर्धारित की थी, जो विनिवेश के लिए लक्ष्य तय किए गए थे, उनमें विफल रही है। तो लगातार विफलता के कारण इस वर्ष बजट में जो विनिवेश के लिए राशि कम की गई है, उसका मेन रीजन यही है। दोस्तों, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, केंद्र सरकार फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है जिसे एमएसपी कहते हैं। यह एक प्रकार से फसलों की कीमत की गारंटी होती है। यह वो प्राइस होती है जिस पर किसान आश्वस्त होते हैं कि उनके फसलों की इतनी कीमत तो उन्हें अवश्य मिलेगी। इसलिए सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष एमएसपी की घोषणा की जाती है। आइए कृषि से संबंधित जो सरकार ने घोषणाएं की है उस पर दृष्टि डालते हैं। दोस्तों, सरकार ने अब एमएसपी को सीधे किसानों के खाते में भेजने का ऐलान किया है। इसके तहत किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। किसानों को डिजिटल और हाईटेक बनाने के लिए पीपीपी अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर नई योजनाएं आरंभ की जाएंगी, जिससे किसानों को अधिकतम लाभ मिल सके। कृषि क्षेत्र में जीरो बजट खेती और ऑर्गेनिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गंगा के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि ऑर्गेनिक खेती उसे कहते हैं जिसमें किसी भी प्रकार के कृत्रिम रसायन का उपयोग ना किया गया हो। तो इसलिए किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करने की बात इस बजट में की गई है कि वे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दें।
वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। जी हां, याद रखें 2023 का जो वर्ष होगा वो मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार की अब नीति ये है कि किसान ड्रोन का उपयोग कर यानी आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर अपने कृषि उत्पाद को आगे बढ़ाएं। बजट में घोषणा की गई है कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यम को वित्तीय सहायता नाबार्ड के जरिए ही अब प्रदान की जाएगी। फसल बीमा योजना के लिए बजट में 15,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। दोस्तों, इस बजट में एक बेहद महत्वपूर्ण योजना नदियों को जोड़ने की परियोजना से संबंधित है। इसी क्रम में केन बेतवा नदी को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय इस बजट में की गई है। इसके अलावा देश के दूसरे हिस्सों में, विशेष रूप से दक्षिण भारत में 5 नदी परियोजनाओं को जोड़ने के लिए डीपीआर प्रस्तुत किया गया है। डीपीआर अर्थात डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। मंत्री निर्मला सीतारमण ने केन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना की घोषणा की है। यह परियोजना 44,000 करोड़ रुपए की लागत से आरंभ की जाएगी और इससे 9 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इस परियोजना से 9 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकेगी। जिन 5 नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं से संबंधित डीपीआर को अंतिम रूप दिया गया है वे है दमन गंगा पिंजल परियोजना, नर्मदा तापी परियोजना, गोदावरी कृष्णा नदी परियोजना, कृष्णा पेन्नार नदी परियोजना और पेन्नार कावेरी नदी परियोजना। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल रुपये की घोषणा के साथ ही पहली बार देश में डिजिटल बैंकों की स्थापना का भी ऐलान किया है। देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इन डिजिटल बैंकों की स्थापना वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ही की जाएगी। जो कॉमर्शियल बैंक वर्तमान में देश में है, उन्हीं के द्वारा ये डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे। बजट में एक महत्वपूर्ण घोषणा डिजिटल करेंसी को लेकर के है। सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अपनी डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपया जारी करने की घोषणा की है। इसके अनुसार आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी होने वाले डिजिटल रुपये को ही डिजिटल करेंसी माना जाएगा। अन्य जो भी बिटकॉइन अथवा इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी हैं उसे एसेट माना जाएगा और इनसे प्राप्त होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स देना होगा। जो डिजिटल करेंसी होगी वह सीबीडीसी के नाम से जानी जाएगी। तो आइए जानते हैं सीबीडीसी क्या है। सीबीडीसी अर्थात सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यह कैश का इलेक्ट्रॉनिक रूप है। जैसे कोई व्यक्ति कैश का लेन देन करता है वैसे ही अब डिजिटल करेंसी का भी लेन देन व्यक्ति कर सकेंगे। सीबीडीसी कुछ हद तक क्रिप्टो करेंसी जैसी ही है। इसमें ट्रांजैक्शन बिना किसी मध्यस्थ या बैंक के हो जाता है। रिजर्व बैंक से प्राप्त डिजिटल करेंसी को कोई भी व्यक्ति जिसे चाहे उसे पेमेंट या ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए किसी वॉलेट या बैंक अकाउंट की आवश्यकता नहीं होगी और यह बिल्कुल कैश की तरह काम करेगी, पर यह डिजिटल होगी। दोस्तों, हाल के दिनों में क्रिप्टो करेंसी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। अतः वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार क्रिप्टो करेंसी की खरीद और बिक्री पर भी 1% का टीडीएस अब देना होगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बैंकिंग व्यवस्था को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए देश के 1.5 लाख डाकघरों को भी मुख्य बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने की घोषणा की है। शिक्षा के क्षेत्र में वित्त मंत्री द्वारा जो घोषणा की गई है वे है प्रधानमंत्री ई विद्या। इसके अंतर्गत 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक किया जाएगा और ये सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में यानी जिस राज्य में जो भाषाएं चलती है उसी भाषा में पूरक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम होंगे। दोस्तों, यह घोषणा महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना काल और उसके पश्चात ऑनलाइन क्लासेस सभी जगह निरंतर चल रहे हैं और ऐसे में बच्चों को पढ़ने के लिए इससे सुविधा प्राप्त होगी। एक महत्वपूर्ण घोषणा गिफ्ट सिटी को लेकर के है। बजट में गिफ्ट सिटी अर्थात गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में विश्व स्तरीय शिक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। अब यहाँ दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालय और संस्थान बगैर अनुमति के अपने कोर्स आरंभ कर सकेंगे। फिलहाल जिन विषयों को लेकर उन्हें अनुमति दी गई है उनमें फाइनेंस मैनेजमेंट, फिनटेक, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स आदि शामिल हैं।
पीएम गति शक्ति। दोस्तों, पिछले वर्ष घोषित की गई पीएम गति शक्ति योजना ही देश में ढांचागत सुविधाओं अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का आधार होंगी और इस बजट में इसकी झलक मिलती है। वित्त मंत्री ने बजट में हाईवे को बूस्टर डोज प्रदान की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बजट में 65% की बढ़ोतरी की गई है। यह अकेला ऐसा क्षेत्र है जिसमें मंत्रालय की मांग से अधिक आवंटन किया गया है। बजट में सड़क परिवहन मास्टर प्लान के लिए पीएम गति शक्ति योजना को 2022-23 में अंतिम रूप दिए जाने की घोषणा की गई है। 2022-23 के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। इस विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। दोस्तों, वर्तमान में देश में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 1,40,995 किलोमीटर है। अब वित्तीय वर्ष 2022-23 में 50 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से हाईवे का निर्माण होगा। जी हां, 50 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से। रेलवे के अंतर्गत गति शक्ति स्कीम के तहत 3 साल में 100 कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। साथ ही साथ 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन भी बनाई जाएगी। इसमें सुरक्षा और क्षमता बढ़ाने को लेकर 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी प्रौद्योगिकी कवच के अंतर्गत लाया जाएगा। दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन जो नई पीढ़ी की ट्रेन है, इसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इससे बेहतर सुविधाएं तो मिलेंगी ही, साथ ही साथ अब समय की बचत भी होगी देश के यात्रियों की। बजट में डिफेंस अर्थात सुरक्षा के लिए 5.25 लाख करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। पिछले साल के बजट में यह 4.78 लाख करोड़ रुपए थी। इस बार वोकल फॉर लोकल के तहत 68%, जी हां 68% खरीदारी देश के अंदर ही की जाएगी। अब आयात की जगह रक्षा उपकरण देश में ही बनेंगे। इससे देश के अंदर उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। मेक इन इंडिया प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। दोस्तों, बजट में हेल्थ अर्थात स्वास्थ्य के लिए जो घोषणाएं की गई है, उनमें कोरोना के कारण देश के अंदर मेंटल हेल्थ पर जो असर पड़े हैं, उस पर इस बजट में फोकस किया गया है। टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम से इसमें मदद देने की बात कही गई है। साथ ही देश में इसके लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसकी घोषणा सरकार द्वारा इस बजट में की गई है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत देश भर में 23 टेलीमेडिसिन मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने की भी इस बजट में घोषणा की गई है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि देश में स्वास्थ्य बजट जीडीपी का मात्र 1.5% ही है। जी हां, 1.5% ही है, जबकि पश्चिमी देशों जैसे नीदरलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इत्यादि देशों में जीडीपी का 9% स्वास्थ्य पर खर्च किए जाते हैं। दूसरी ओर विकासशील देश ब्राजील जैसे देशों में स्वास्थ्य पर जीडीपी का 9% तक व्यय किया जा रहा है। वहीं पड़ोसी बांग्लादेश में 3% तक खर्च किए जा रहे हैं। इस दृष्टिकोण से भारत में यह काफी कम है, जो मात्र 1.5% ही है। इस बार बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022-23 में 80 लाख नए घर बनाने की घोषणा की गई है। इस योजना पर सरकार 48,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ध्यान रहे, रियल एस्टेट 5.37 करोड़ रोजगार के साथ दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है, जहां लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पहला क्षेत्र एग्रीकल्चर सेक्टर का है, जहां 15.17 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ये तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि जीडीपी में रियल एस्टेट का योगदान 7% है। दोस्तों, इस बार के बजट में इस वित्तीय वर्ष में यानी 2022-23 में 60 लाख नए रोजगार सृजित किए जाने की बात कही गई है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कि 2022-23 में ई पासपोर्ट, जी हां इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, जिनमें चिप लगी होगी। अभी ई पासपोर्ट जारी करने वाले बहुत कम देश हैं। इन देशों में ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। ई पासपोर्ट पारंपरिक पासपोर्ट की तरह ही उद्देश्य की पूर्ति करेगा। इसमें माइक्रोचिप लगे होंगे, जिनमें महत्वपूर्ण सुरक्षा डाटा संग्रहित रहेगा। इससे यात्रियों को भी आसानी होगी। दोस्तों, बजट में स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति की भी घोषणा की गई है। 21 मार्च 2022 से पहले स्थापित पात्र स्टार्टअप को उनके गठन से 10 वर्षों में से लगातार
3 वर्षों के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान किया गया था, यानी करों में छूट दी गई थी। अब नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बजट में पात्र स्टार्टअप के गठन की अवधि को एक और वर्ष यानी 21 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस घोषणा के पश्चात 1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद स्थापित होने वाले स्टार्टअप अब आयकर छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आजादी के 75वें वर्ष यानी अमृत महोत्सव के अवसर पर वित्त मंत्री ने महिलाओं और बच्चों के समेकित लाभ के लिए 3 योजनाओं मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2 को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। दोस्तों, सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं से देश के 67.7%, जी हां 67.7% महिलाओं और बच्चों को लाभ मिल सकेगा। दोस्तों, कोरोना के कारण 2020 और 2021 में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है तो वो कारोबारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग है। अतः सरकार ने MSME अर्थात माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए अगले 5 वर्षों के लिए 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह कि इस बार बजट में GST पर फील गुड फैक्टर का जिक्र हुआ है। जी हां, जनवरी में रिकॉर्ड 1.4 लाख करोड़ GST कलेक्शन हुआ है, जिससे सरकार को काफी खुशी महसूस हो रही है। इसलिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया, फील गुड फैक्टर। दोस्तों, आपके लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है, मेरा पूरा प्रयास है कि उन समस्त चीजों पर मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊं। आप गंभीरतापूर्वक समस्त वीडियो को ध्यान से देखा करें, क्योंकि ये आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होती है। दोस्तों, ये सेशन लगातार आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है और अगर आप इसे पसंद कर रहे हैं तो आप लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ये चैनल आपकी सफलता के लिए समर्पित है। और ध्यान रहे, सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी अवश्य प्रेस कर लें, साथ ही साथ ऑल को भी क्लिक करें, ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको यथाशीघ्र और सबसे पहले मिल सके। ओके गाइज, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय।